देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या हुआ कि फर्म ने अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज करनी अब बंद कर दी हैं। तो मतलब अब फर्म इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इट्स नेम, इट्स ऑपरेशंस एंड एनीथिंग। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, यानी कि जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब अब काम करना ही बंद कर दिया। अब क्यों होती है कोई फर्म डिसॉल्व? कोई भी फर्म डिसॉल्व किसी भी रीजन से हो सकती है। हो सकता है कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया हो क्योंकि वो किसी इलीगल एक्टिविटीज में हो गए हो, या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हो, या ऐसा कुछ हो गया हो कि सारे पार्टनर इंसेन हो गए हैं, कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, सारे पार्टनर्स की डेथ ही हो गई है, रिटायर हो गए। रिटायरमेंट तो एक ना डेलिबरेट प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं होगा कि सारे रिटायर होंगे। अगर सारे रिटायर हो रहे हैं तो फिर वहाँ पे म्यूचुअल कॉन्सेंट आ जाता है कि म्यूचुअल कॉन्सेंट से वो पहले फॉर्म बंद करेंगे, तो रिटायरमेंट ऑटोमेटिकली हो गई। डेथ इज अनसर्टेन, तो ऐसा हो सकता है कि सारे पार्टनर्स एक साथ एक्सपायर हो गए हो तो फर्म डिसॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर हमने कोई पार्टनरशिप फर्म किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ओपन की है तो भी हमें वो पार्टनरशिप, जैसे वो टर्न या वो प्रोजेक्ट हमारा ख़त्म होता है, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। तो जब हम पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो उसका हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज इट इज़ रहता है। क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं हम। रियलाइजेशन अकाउंट है एक नॉमिनल नेचर अकाउंट। ये वो अकाउंट है जहाँ पर सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज़ पहले आकर क्लोज होते हैं। ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर ट्रांसफर्ड हियर। उसके बाद कोई मतलब पहले हम सारे असेट्स और लायबिलिटीज़ के लेजर का बैलेंस जीरो कर देते हैं, यहाँ ट्रांसफर करके जीरो एकदम। उसके बाद उनको ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम डिस्पोज ऑफ करते हैं असेट्स का, लायबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं, फिर इस रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो पार्टनर्स को PSR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाते हैं और कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं। ये जो कैश और बैंक अकाउंट है ये आपका टैली होना चाहिए एंड में। नो बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए इसमें। ठीक है, समझे? अब जो हमारे पास कैश आता है असेट्स को सेल करके या पहले से भी, उस कैश को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस सीक्वेंस में? ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। किस ऑर्डर में हम पेमेंट करते हैं? सबसे पहले हम पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करेंगे, फिर सिक्योर्ड लोन्स। ये ध्यान रखना कि सिक्योर्ड लोन्स हमेशा वहां तक पे होंगे जहां तक जो भी असेट के अगेंस्ट वो सिक्योर्ड है उस असेट की वैल्यू कितनी है। जैसे कि इस एग्जांपल में 5 लाख का अगर बैंक लोन था और हमने कोलैटरल मशीनरी रखी हुई थी, वो 3 लाख की थी, तो 5 लाख में से सिर्फ 3 लाख का लोन ही सिक्योर्ड है, बाकी 2 लाख का लोन अनसिक्योर्ड है। तो हम अनसिक्योर्ड पे करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि हम पहले आउटसाइड लायबिलिटीज पे करेंगे, फिर हम पार्टनर्स लोन, इंटरनल लायबिलिटी का पार्टनर्स लोन पे करेंगे, फिर उनकी कैपिटल, और फिर कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे कि किस सीक्वेंस में जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो फर्स्ट एंट्री होती है फॉर ट्रांसफरिंग असेट्स। असेट्स को ट्रांसफर करना, कहाँ ट्रांसफर करना होता है? अब असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? अब उन्हें क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अब चला दिमाग तुम्हारा? ज्यादा भी चला दूंगी अभी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। सारे असेट्स इंडिविजुअली आएंगे, इंडिविजुअली सारे असेट्स लिखेंगे। इंडिविजुअली का मतलब क्या हुआ कि एक एक असेट का नाम लिखेंगे। अब इसमें ध्यान क्या रखना है पॉइंट, कि सारे असेट्स बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे, बुक वैल्यू ट्रांसफर होगी।
सारे असेट्स बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में गिवन है, ठीक है। हमारा कैश, बैंक, अगर कोई कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट है, ठीक है, ये नॉट ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। लिखा था ना अभी स्टार्टिंग में कि इनके लिए हम सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने जब स्टार्टिंग में लिखा था कि कौन कौन से अकाउंट्स चाहिए, तो हमने कहा रियलाइजेशन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट बनाएंगे और कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो जो हम अलग से बना रहे हैं उनको ट्रांसफर नहीं करेंगे। फिर एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डेबिट साइड पे गिवन है तो नॉट ट्रांसफर्ड। इस चैप्टर में जो इसकी सबसे अच्छी बात है वो ये कि इस चैप्टर में आपको कोई भी बहुत सारे प्रोविजंस लर्न नहीं करने हैं। आपको हर बार चैप्टर जब भी करोगे, क्वेश्चंस करोगे, आपको सिर्फ ये नोट्स पढ़ लेने हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा बस वो करते चले जाना है। तो एवरी टाइम नोट्स पढ़ो तो आपको हर बार कोई ना कोई पॉइंट उसका याद रह जाएगा। सब कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लिखा है वैसे ही फॉलो हो रहा है, कुछ हिडन है ही नहीं, जो लिखा है वही करना है बस। तो ये अकाउंट ट्रांसफर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बिकॉज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन्हें हम डेबिट में डाल देते हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये ट्रांसफर नहीं होंगे। फिर डेटर्स आर ट्रांसफर्ड एट फुल। एट फुल का मतलब हुआ कि अगर तुम्हें डेटर्स 10,000 दिए हैं और इसके लिए प्रोविजन 1000 दिया है, तो तुम्हारी बैलेंस शीट में ये वैल्यू दिखाई हुई है ना, तो आप ये ट्रांसफर करेंगे एट डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अगर 10,000 के डेटर्स हैं, 1,000 का प्रोविजन है, तो आप 10,000 के डेटर्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। जो ये 1,000 है ये क्रेडिट साइड पे अलग से लिखेंगे। मतलब डेटर्स में से प्रोविजन लेस करके नहीं करते। उसका रीजन ये है कि नाउ द फर्म इज क्लोजिंग, अब फर्म काम नहीं करेगी तो ये प्रोविजन की हमें जरूरत नहीं है। हमारे जो एक्चुअल डेटर्स है, हम एक्चुअल डेटर्स पे ही काम करेंगे, तो हम एक्चुअल डेटर्स पे काम करेंगे, प्रोविजन की हमें कोई जरूरत नहीं है। बैड डेट्स तो अलग चीज हो गई, वो तो हमें नीचे इन्फॉर्मेशन में गिवन होगी। ये तो मैं बैलेंस शीट की आइटम बता रही हूँ कि पहले बैलेंस शीट पूरी ट्रांसफर होती है। पहला स्टेप ही ये है कि पूरी बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना है, ठीक है, समझ में आया। सेकेंड एंट्री for transferring liabilities, क्या एंट्री बनेगी अब इसकी बताओ? लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की liabilities account debited to realization। इसमें जितनी भी liabilities हैं वो भी इंडिविजुअली आएंगी। अगेन बुक वैल्यू पर ही आएगी जो बैलेंस शीट में गिवन है। फिर जनरल रिजर्व
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों ट्रांसफर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे ये दोनों ट्रांसफर? क्यों नहीं होंगे ट्रांसफर? बिकॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट नॉट ट्रांसफर्ड। क्यों? बिकॉज सेपरेटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, समझ में आया? फिर एक होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर्ड ओनली टू द लिमिट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। जितना हमें क्लेम गिवन है उतना ही हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, जितना क्लेम गिवन है। जो बैलेंस होगा वो कहाँ जाएगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? कि अगर मान लो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ₹20,000 है, ठीक है, हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम ₹18,000 आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 18,000 है, इस 20 में से 18,000 तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे और जो बाकी 2,000 बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पार्टनर्स। क्योंकि रिजर्व पार्टनर्स को ही मिलता है ना, जितना क्लेम है उतना यूज कर लो, बाकी बचा हुआ ट्रांसफर कर दो। समझे? क्लियर हुआ? तो असेट्स ट्रांसफर करने की कंडीशन समझ में आ गई, लायबिलिटीज ट्रांसफर करने की कंडीशन समझ में आ गई, ये आ गई। अब ये सब ट्रांसफर हो गए, ये अकाउंट्स क्लोज हो गए, जीरो पे आ गए। अब हमारे पास थर्ड एंट्री होगी फॉर डिस्पोजिंग असेट्स, यानी कि असेट्स को सेल करने की एंट्री। अब वो असेट्स का कोई अकाउंट नहीं बचा, वो असेट्स एग्जिस्ट नहीं करते हमारे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में, हमारे अकाउंट्स में वो असेट्स एग्जिस्ट नहीं करते, वो असेट्स हमारे खत्म हो चुके हैं। तो हमारे पास जो भी पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर हमने सेल किया है फॉर कैश या बैंक, तो बैंक या कैश अकाउंट आ जाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है? बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इफ टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई भी असेट किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा। अगर हमने सेल किया है, पैसे आए हैं, तो कैश या बैंक में चला जाएगा। और टू रियलाइजेशन, अब देखो नॉमिनल नेचर था ना रियलाइजेशन का। जब हमने यहाँ रियलाइजेशन को डेबिट किया तो इसलिए किया कि हमारे एसेट्स की वैल्यू खत्म हो रही है, तो लॉस है एक तरह का।
यहाँ हमने क्रेडिट किया कि एसेट्स को सेल करने से हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया। सेम एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए भी सेम एंट्री करेंगे, क्योंकि अब तो सारे एसेट्स अनरिकॉर्डेड में ही आ गए ना। अब रिकॉर्डेड थे वो भी यहाँ पे हम जीरो कर चुके हैं, तो सारे एसेट्स खत्म हो गए। तो यहाँ पर सेम एंट्री होगी अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए भी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इफ, और ये एंट्री हमारी होगी रियलाइज्ड वैल्यू से, मतलब हमें जो एडजस्टमेंट में गिवन होती है कि इस एसेट की ये वैल्यू है, उस वैल्यू से। ठीक है, यानी कि इफ रियलाइज्ड वैल्यू इज नॉट गिवन, अगर मान लो किसी एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू गिवन ही नहीं है, हमें ये बताया ही नहीं कि फर्नीचर कितने में सेल हुआ, हमें ये बताया ही नहीं कि ये डेटर्स को हमने कितनी पेमेंट की, यानी कि रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज नॉट गिवन, देन बुक वैल्यू इज इक्वल टू रियलाइज्ड वैल्यू। बुक वैल्यू और रियलाइज्ड वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, एक्सेप्ट गुडविल। अब तो आपकी फर्म बंद हो रही है, तो गुडविल की क्या ही वैल्यू रहेगी आपकी। ठीक है, एक्सेप्ट गुडविल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमारे जो गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उसको हम मान के चलते हैं कुछ नहीं मिलेगा। भाई आपने किसी को, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी एडवांस में दी है, अब आपको वापस होना करेगा सैलरी, या किसी सप्लायर को आपने एडवांस दे दिया था तो वो वापस होना मिलने वाला है कुछ। तो जो भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं। गुडविल आपकी फर्म क्योंकि बंद हो रही है तो गुडविल खत्म हो जाती है, तो एक्सेप्ट उसके हमारी रियलाइज्ड वैल्यू ही हमारी बुक वैल्यू बन जाती है। और सेम फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज क्या आएगी एंट्री, लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए क्या एंट्री करोगे। देखो लायबिलिटीज हम ऑलरेडी यहाँ एक बार डेबिट कर चुके हैं, जब एक बार डेबिट कर चुके हैं तो हम लायबिलिटीज का अकाउंट तो क्लोज कर चुके हैं। ठीक है, अब जो भी हम पेमेंट करेंगे वो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ टेकन ओवर। अगर उसने टेक ओवर कर लिया तो उस वजह से हम पार्टनर्स को कर देंगे, अगर हमने कैश या बैंक में पे की तो वहां से पे कर देंगे। सेम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का भी रहेगा, सेम फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, सेम रहेगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए। और वही सेम रहेगा कि इफ एक्चुअल पेमेंट, इसमें रियलाइज्ड वैल्यू नहीं लिखते, इफ एक्चुअल पेमेंट इज नॉट गिवन then all liabilities paid at book value including EPF, employees provident fund. This is the only fund which is paid, this is the only fund which is paid at the time of dissolution, because ये एक external liability है, towards employees है, तो ये आपको पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, provision
फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये नॉट पेड, इनको कभी पे नहीं करते, ये तो प्रॉफिट्स का पार्ट थे जो प्रॉफिट्स में वापस एड बैक हो गए, नॉट पेड बिकॉज प्रीवियसली पार्ट ऑफ प्रॉफिट नाउ एडेड, अब हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये चार अगर आइटम तुम्हें आ जाती हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें सिर्फ कई बार रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को ही देते हैं, या दूसरी ऑप्शन होती है जर्नल एंट्रीज की, तो जर्नल एंट्रीज देते हैं। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बनाओ, वो चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आपको वो बनाने आते हैं तो आपके लिए जर्नल एंट्रीज करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा नोट डाउन करो, फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, बैक क्वेश्चन नंबर 33 मैं करके दिखा रही हूँ, एक बार समझ लो कि प्रेजेंटेशन प्रॉपर कैसे करनी होती है। प्रशांत एंड राजेश आर पार्टनर्स, 3:2 की रेशियो है, लायबिलिटीज असेट दिया हुआ है, नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले बना लेते हैं क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट अगर ठीक बन जाता है तो आगे का बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, इसको बनाने का तरीका क्या है कि सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज जो भी ट्रांसफर करने हैं वो करेंगे इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि असेट्स में कैश इन हैंड नहीं करना, छोड़ दो, बैंक बैलेंस नहीं करना, छोड़ दो, सन्ड्री डेटर्स, तो हम यहां लिखेंगे ये डेबिट, क्रेडिट, यहां लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर्स 26,000, ठीक है। और बाय जो प्रोविजन है वो अलग से यहां प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000। फिर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स, टू इन्वेस्टमेंट्स 40,000, टू स्टॉक 10,000, टू फर्नीचर 10,000, टू बिल्डिंग 60,000, ठीक है। हमने सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। राजेश कैपिटल दी हुई है, वो ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि वो सेपरेटली कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट यही कर देंगे हम, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, जर्नल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहीं आएगा, जैसे कि अब ये सेकेंड लाइन में आ रहा है रिजर्व लिखा हुआ, तो जब हमारा सेकेंड लाइन में आता है तो जहां लास्ट लाइन है उसके आगे वो वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि 20,000, ठीक है। नेल बाइटिंग शोज योर लो कॉन्फिडेंस। फिर आता है लोन बाय प्रशांत, पार्टनर्स लोन, ये जब हमने ट्रांसफर किया है ना, असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर जहां लिखी है फर्स्ट और सेकंड एंट्री, वहीं पे लिख लो ये पॉइंट भी कि पार्टनर्स लोन नॉट ट्रांसफर्ड, चाहे वो असेट साइड पर हो चाहे लायबिलिटी साइड पर हो, वही नोट्स में ये वाला पॉइंट ऐड ऑन कर लो। प्रोविजन तो हमने क्रेडिट में ट्रांसफर किया ना अलग से,
क्योंकि अकाउंट तो क्लोज करना ही है ना, तो प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे क्लोज कर दिया। तो जहां तुमने नोट्स लिखे हैं असेट्स और लायबिलिटीज वाली फर्स्ट और सेकंड एंट्री, वहां पे लिख लो कि पार्टनर्स लोन नॉट ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट है तो बात यहां खत्म हो गई। अब नीचे आते हैं। ऑन दैट डेट पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, प्रशांत टुक इन्वेस्टमेंट्स। तो हमने लिखा बाय प्रशांत कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दिया इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट्स ली? 35,000 में। अब वो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने 35 मिली, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर असेट्स जो बाकी रियलाइज हुए वो हमने बाय कैश या बैंक, हम इसमें दोनों ही ऑप्शन ले सकते हैं। हमने हाँ, वो फिर ट्रांसफर करते समय ध्यान रखना है कि हम किसके लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, कैश अकाउंट लिख दिया हमने। अब देखो कैसे रियलाइज हो रहे हैं। डेटर्स फुल हो रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे 26,000। ये हमने इनर कॉलम में लिखा, यहाँ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में। ये हमारे पास अमाउंट का कॉलम था, तो हमने पर्टिकुलर से कॉलम में लिख लिया 26,000। फर्म कोड रियलाइज स्टॉक एट 15% लेस। 10,000 का स्टॉक 15% लेस मतलब 8,500। बिल्डिंग 1 लाख, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग हमने सोल्ड की है 1 लाख, देखो क्वेश्चन में लिखा है। और फिर आ गया कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉय पेड बाय द फर्म, वो तो यहाँ आएगा। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन 10,000। अब इसके हिसाब से सब हो गया। अब हमें देखना है यहाँ पे डेटर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गई, स्टॉक हो गया। फर्नीचर के लिए कुछ भी नहीं गिवन, तो फर्नीचर 10,000। बिल्डिंग हो गया। इधर देखो प्रोविजन को रियलाइज नहीं करते, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए कुछ नहीं दिया हुआ, एज इट इज पे कर देंगे 30,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व छोड़ दो, बस हो गया 40,000। अब निकालो इसका प्रॉफिट या लॉस। तो ये टोटल आ गया 231,500, 231,500 टू प्रॉफिट। दो पार्टनर्स थे ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन से थे दो पार्टनर? प्रशांत प्रॉफिट हमारा था 45,500। कितना आ रहा है 3:2 में? 27,300 ये आ गया। देख लो सही आ रहा है क्या? अब कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है? प्रशांत, राजेश, यही है ना राजेश? डेबिट, क्रेडिट, बाय बैलेंस बीडी। कितना है? प्रशांत का 50 और राजेश का डेबिट में आ रहा है बैलेंस बीडी।
30,000, है ना? ठीक है, बाय रियलाइजेशन कितना कितना था? 27,300 और दूसरे का 27,300 और 18,200। इधर इसने टेक ओवर की, इधर क्रेडिट में आया है इसके, तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन, और यहां लिख देंगे हम सिंपली असेट टेक ओवर। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो प्रशांत के साथ साथ राजेश ने भी कुछ टेक ओवर किया होता तो हमें दो बार नहीं लिखना पड़ता फिर रियलाइजेशन अकाउंट ना, क्योंकि दोनों ने अलग अलग असेट लिए हैं तो दो बार नहीं लिखना पड़ता, एक ही बार लिखने से हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट क्या करना था? जनरल रिजर्व, वो तो था ही नहीं इसमें। जनरल रिजर्व 56,000 है, वो तो हमने यहां ट्रांसफर कर दिया ना, 5, तो ये आ गया 600। जनरल रिजर्व डाल दिया। लोन बाय प्रशांत, जो भी पार्टनर्स लोन होता है दैट इज सेपरेटली पेड, वो हम अलग से कर देंगे। अब सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा। चलो बैलेंसिंग निकाल लो। बैलेंसिंग कैश कितना आ रहा है टोटल? ये आ गया 900, 110, इसमें से 35 माइनस कर दिया तो आ गया 40, 60, 70, 75, 900। फाइनल सेटलमेंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, 1,10,900। इधर ये आ गया 20, 30, हाँ 30 माइनस करके 10,600, ये बन गया एक। अब हमारे पास क्या क्या है देखो, लोन बाय प्रशांत था, प्रशांत लोन अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी कितना था? 34,000, ये हमने यहाँ पे पे कर दिया। अब हम पे कर रहे हैं तो सब कुछ कैश के थ्रू ही पे कर दो, करते तो सारा बैंक के थ्रू कर देते, अब करो तो सारा कैश के थ्रू, मतलब कोई एक ही रखो, उससे तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ये हमने पेमेंट कर दी। ठीक है, कैश अकाउंट सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई है ना उसमें। कैश का बैलेंस था ओपनिंग 6,000। अब यहां से देखो, इधर जो क्रेडिट में आया है रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो असेट्स रियलाइज्ड। कितने की असेट्स रियलाइज हो रही हैं? 144,500 बाय रियलाइजेशन। लायबिलिटीज पेड कितना है? ये ना लायबिलिटीज पेड 40,000, ये पे कर दी। तो रियलाइजेशन की दोनों कैश की एंट्रीज हो गई। इधर कैश डेबिट में है तो डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट में आएगा। बाय
अगर तुम बैंक अकाउंट बनाते तो ये सारी एंट्रीज इसी तरह से बैंक में आ जाती। हमने कैश बनाया है तो हमने कैश में डाल दी। बनाएंगे ना अभी। बाय राजेश कैपिटल अकाउंट 10,600। अब क्योंकि हमने कैश में डाली है तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो सारा हम बैंक में डाल देंगे। अगर हम बैंक बनाते नहीं, कैश तो बनाते लेकिन तब भी कैश का बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करना पड़ता हमें, तो हम सीधा 6,000 को ट्रांसफर कर देते। लेकिन हम 6,000 को ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसकी बैलेंसिंग देखेंगे कितनी आ रही है। 150 ये आ रहा है, 150 500, इधर का टोटल कितना आ रहा है 75 एंड 40 25 110 115 125, तो इधर आ रही है ना बैलेंसिंग। कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर? इसका टोटल आ गया 500 6 और 12। ठीक है, तो कितनी आ गई बैलेंसिंग फिगर? 0 0 0 4 और 1, 14,000 आ रही है। और फिर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का टू बैलेंस बीडी कितना है 10,000। यहां पे अच्छा कैश में तो डाला ही नहीं हमने, कैश में तो डाला ही नहीं लोन अकाउंट। नहीं बेटा चेंज हो जाएगा ना। बाय राजेश लोन अकाउंट 34,000। अब इधर की साइड ज्यादा हो गई ना, ये साइड ज्यादा आ गई ना, ये आ गई 500 0 12 13 160 500 और ये आ रही थी 150 500, यानी कि यहाँ पे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 10,000 और बैंक में बैलेंस भी दिए है ही। बाय कैश 10,000 टैली हो गया। इसीलिए मुझे यहाँ पे जैसे मैंने बैंक बनाया तो मुझे समझ आया कि कुछ तो फिगर मिस की है हमने। अगर हम ये सारी ट्रांजैक्शंस बैंक में डाल देते इधर से, तो हम यहाँ बैंक में सारी ट्रांजैक्शन डालते और कैश का 6,000 भी यहाँ ट्रांसफर कर देते, तो हमारा बैंक अकाउंट टैली हो जाता। फिर मतलब अल्टीमेटली आपका सब टैली हो जाता है, एंड में कुछ बैलेंसिंग फिगर बचती नहीं है कहीं भी, क्योंकि बिजनेस क्लोज किया। तो यू सी तुमने 3 महीने में बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर क्लोज करना सीख लिया। तभी तो हम कंपनी खोलेंगे, हम कंपनी को स्टार्ट करेंगे इसके बाद।